हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिहार स्पेशल। उसमें से कुषाण वंश आज शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं कुषाण वंश क्या था। चलिए, तो ऐसा माना जाता है कि भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम शासक थे। ठीक। अब विदेशियों क्रम में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आया था हिंद यूनानी, उसके बाद शक आया था, उसके बाद पहलव आया था, उसके बाद कुषाण आया था। यानी सबसे लास्ट में जो आया था वह कुषाण था। ठीक। और जो कुषाण वंश की जो संस्थापक था उनका नाम था कुजुल कडफिसेस। और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक जो हुआ था उसका नाम था कनिष्क। और बात करते हैं तो कुषाण वंश की जो राजधानी थी वह फिरोजपुर थी, या पेशावर बोला जाता था उसी को। और फिर बाद में उसे मथुरा किया गया था। और इस वंश का, चलो अब इसको नोट कर लेते हैं। चलिए, मेरा पहला पॉइंट था चलिए यहाँ से लिए मेरा पहला पॉइंट था कि भारत आने वाले भारत आने विदेशियों में सबसे अंतिम था, अंतिम थे। ठीक है। तो भारत में आने वाले विदेशियों में सबसे अंतिम कौन थे? कुषाण थे। और इसका क्रम देखा है, विदेशियों को आने का क्रम, विदेशियों को आने का क्रम। चलिए, आने का क्रम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हिंद यूनानी, के बाद आया था हिंद यूनानी, फिर उसके बाद आया था शक, उसके बाद आया था पहलव, उसके बाद आया था कुषाण। ये था इसका क्रम। ये क्रम पूछता है एग्जाम में। तो सबसे पहले आया था कौन? हिंद यूनानी, दूसरा था शक, और तीसरा था पहलव, और अंतिम था जो कुषाण था। ठीक। अब इससे आगे चलते हैं। मेरा अगला पॉइंट है, इसकी राजधानी की बात करते हैं कि राजधानी कहाँ थी। इसकी राजधानी, तो राजधानी था, तो राजधानी सबसे पहला था वह फिरोजपुर था। फिरोजपुर, या इसी को आया था पेशावर, पेशावर। ठीक। फिर बाद में इसको मथुरा किया गया था, मथुरा। ये दो इसका राजधानी था, फिरोजपुर या पेशावर। एग्जाम में या तो फिरोजपुर देता है या तो पेशावर देता है, फिर मथुरा किया गया था। अब हम इससे आगे चलते हैं कि इस वंश का संस्थापक था जो, देखिए पहला पॉइंट, तीसरा, इस वंश का स्थापना करने वाला कुजुल कनिफिसियस, कुजुल कनिफिसियस, कुजुल कनिफिसियस था। ठीक है। और इस वंश का प्रतापी शासक, अगला, इस वंश का प्रतापी शासक, प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क, कनिष्क था। ठीक है। हम अभी तक देखें कि भारत में जो आने वाले विदेशी था वह कुषाण सबसे अंतिम में थे। और आने के क्रम में देखें तो सबसे पहले हिंद यूनानी, फिर शक, पहलव और कुषाण थे। और जो, और इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हम देखें कौन था? कनिष्क था। और जो ये जो आया था कुषाण, ये किस वंश से संबंधित था उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए, कुषाण, कुषाण चीन के
ई चीन से संबंधित था, चीन के यूची, यूची या तोखरी, तोखरी जाति से संबंधित था, जाति से संबंधित था। ठीक, तो ये जो कुषाण था ये कहाँ से आए थे, ये चीन के रहने वाले थे, चीन से आए थे। या तो यूची या तोखरी, ये वो जनजाति होता है जो कि चीन में सिर्फ देखा जाता है। तो यूची और तोखरी, यूची और तोखरी जाति से ये संबंधित था, कौन था, कुषाण था। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें देखिए क्या, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखिए वह कनिष्क थे। अब चलते हैं आगे कनिष्क के बारे में थोड़ा, तो चलिए इसे आगे चलते हैं कनिष्क। ये मेरे हेडिंग है कनिष्क। कनिष्क के बारे में थोड़ा सा लेते हैं कि कनिष्क के समय में गंधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। सबसे पहले पॉइंट ये लिखिए, कनिष्क के समय में, इनके समय में, इनके समय में इसलिए गंधार, इनके काल में गंधार एवं मथुरा, मथुरा कला, तो गंधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। देखिए, कला का विकास हुआ था। तो देखिए, ये जो कनिष्क था इन्हीं के समय में, कनिष्क के समय में गंधार कला और मथुरा कला दोनों का ये विकास हुआ था। ठीक है, अब मेरा अगला पॉइंट है, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति में इन्हीं का समय में हुआ था। बौद्ध संगति हम बौद्ध होने में बता दिए थे, ऐसे इसमें लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, कनिष्क के समय में, इनके समय में फोर्थ बौद्ध संगति हुआ था, बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति हुआ था, ये कहाँ हुआ था, चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में, कुंडलवन जहाँ ये कश्मीर, कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो इन्हीं के समय में चौथी जो जो फोर्थ नंबर का बौद्ध संगति है वह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक, आयोजन हुआ था इसका। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं, तो इससे आगे चलते हैं, तो ये इनके दरबार में एक व्यक्ति था, उसका नाम था अश्वघोष। देखिए, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र की रचना की। अश्वघोष किनके दरबार में ला देते हैं, तो कनिष्क के दरबार में, यहाँ पे लिख लीजिएगा अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो ये अश्वघोष किस दरबार में, तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो हम इसे आगे चलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर ये शक संवत चलाया था। तो 78 ईस्वी में इन्होंने शक संवत चलाया। क्यों चलाया था, तो इसका रीजन ये था कि जब कनिष्क राजा बना था तो उसी खुशी में इन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, अब इसे आगे चलते हैं। तो कनिष्क के समय में सिल्क मार्ग पर कुषाणों का अभिमन्यु सिल्क मार्ग उस समय सबसे प्रसिद्ध था। कितना ही था कुषाण के लिए। इसके बाद आगे चलना है, तो गुप्त वंश, ये था मेरा, इसे को देख लीजिए। तो ये कनिष्क के बारे में, तो कनिष्क सबसे पहले इसने, तो इसी के समय में गंधार कला और मथुरा कला की विकास हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट था कि बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था कनिष्क के समय में हुआ था, और कहाँ हुआ था, कुंडलवन, एक कश्मीर में आयोजन हुआ था इसका। ठीक है,
और अगला पॉइंट में था अश्वघोष। अश्वघोष ने एक पुस्तक दिया था, उसका नाम बुद्ध चरित्र की रचना इन्होंने की थी। और कनिष्क था, कनिष्क के दरबार में ही अश्वघोष रहते थे। और कहा जाता है कि जब कनिष्क राजा बना था, वहाँ का शासक बना था, तब 78 ईस्वी में उन्होंने शक समझ की शुरुआत की थी। अब चलते हैं इससे आगे, गुप्त वंश। सिर्फ बिहार के लिए पढ़ा रहे हैं तो बिहार स्पेशल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश तो गुप्त वंश ये होता है 240 है, 280 तक आता है गुप्त वंश, ठीक है। अब गुप्त वंश में थोड़ा सा आगे देखते हैं कि इसकी स्थापना इसकी स्थापना श्रीगुप्त 240 से 280 में की थी। तो इसकी जो स्थापना किया था, किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पता है, गुप्त वंश संस्थापक कौन था, किसने स्थापना इसका किया था? तो श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। कब किया? 240 से 280 के बीच में किया गया था, ठीक है। और इसमें सबसे जो प्रतापी शासक था, एक उनका नाम था, आगे इसमें से चलिए, तो इसकी प्रतापी राजा घटोत्कच था। घटोत्कच घटोत्कच था। और इन्होंने क्या किया था, एक इन उपाधि लिया था, ठीक है। घटोत्कच था और इनकी उपाधि था, एक मिनट, ये उपाधि लिए थे, महाधिराज का उपाधि इन्होंने लिया था। उपाधि इन्होंने लिया था महाराजा का उपाधि लिया था, ठीक है। तो महाराजा का उपाधि इन्होंने लिया था। और यह प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण किया था। अब यहाँ पे लिख लीजिए, प्रथम गुप्त शासक जिन्होंने महाराजा की उपाधि महाराजा का उपाधि लिया था, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, बस इसको देख लेते हैं फिर से, ठीक है। तो इसको प्रतापी एक राजा था, उसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच ने उपाधि लिया था, महाराजा का उपाधि लिया था। ऐसा माना जाता है कि प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं कि गुप्त वंश का ऐसा कौन शासक था जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो घटोत्कच उनको नाम था, ठीक है। अब हम चलते हैं इससे आगे। तो गुप्त वंश में सिर्फ बिहार से रिलेटेड इतना ही था। इसके बाद आगे चलते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए चंद्रगुप्त प्रथम की शुरुआत करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। जब इनको शासन कहलाता है तो 320 से 335 तक ये हो गया प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम था 320 से 335 तक। अब इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि गुप्त वंश का अगर वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसको? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इन्होंने 320 ईसा पूर्व में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। गुप्त संवत की शुरुआत सीधा पूछता है क्वेश्चन में कि गुप्त संवत की जो शुरुआत किया था वह कब किया था और किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, 320 ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो जो चंद्रगुप्त प्रथम था वो इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी से इन्होंने विवाह किया था। और वह प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने महाधिराज का उपाधि धारण किया था। महाधिराज का उपाधि धारण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो महाधिराज का उपाधि किसने लिया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिया था।
ठीक है। महाराजा की उपाधि किसने दिया था? तो गुप्त वंश में ऐसा शासक था जो महाराजा का उपाधि लिया था, वो कौन था? घटोत्कच था। लेकिन महाधिराज का उपाधि जो धारण किया था वह चंद्रगुप्त प्रथम था। तो अब हम इसको शुरुआत करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट इसमें रहा, चलिए देखिए। तो इसमें सबसे मेरा पहला पॉइंट है कि गुप्त वंश की वास्तविक वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। तो मेरा दूसरा पॉइंट ये रहा कि इन्होंने, देखिए, इन्होंने 320 ईसा पूर्व में, इन्होंने 320 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत चलाया। तो ये याद रखिए, गुप्त संवत, डेट याद रखिए 320 ईस्वी। तो इन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की या इन्होंने चलाया था। ठीक है। उससे आगे चलते हैं। तो इन्होंने, अगला पॉइंट, इन्होंने इन्होंने विवाह कुमारी देवी से की। जो इसमें से जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने विवाह जो किया था और किससे किया था? कुमारी देवी से किया था। और जो कुमारी देवी था ये कौन थी? तो लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक, लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमारी देवी, उसी से इन्होंने विवाह किया था। इन्होंने गुप्त समाज की शुरुआत किया था और शक समाज की शुरुआत किया था, वह किसने किया था? कनिष्क ने किया था। ठीक है। अब हम इसे आगे चलते हैं। तो मेरा अगला पॉइंट है कि, लिखिए अगला पॉइंट मेरा, कि गुप्त शासक, ऐसे वह प्रथम गुप्त शासक था। ये वह प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने महाधिराज राज की उपाधि ली थी। ठीक है। अब देखिए कि वह प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण किया था। यानी प्रथम शासक था जिन्होंने महाधिराज का उपाधि धारण किया था, ये चंद्रगुप्त प्रथम था। लेकिन महाराजा की उपाधि पूछेगा, यहाँ पे देखिए महाराजा की उपाधि, कौन ऐसा शासक था, कौन ऐसा गुप्त शासक में प्रथम शासक था जिन्होंने महाधिराज का उपाधि धारण किया था? तो महाधिराज का उपाधि धारण किया था तो ये किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। लेकिन पूछेगा महाराजा का उपाधि किसने धारण किया था? तो इनका अलग नाम ही, इनका नाम था घटोत्कच। तो दोनों अलग अलग है, महाधिराज है और महाराजा है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब इससे आगे हम चलते हैं। तो मेरा चंद्रगुप्त प्रथम बिहार के रिलेटेड इतना ही था। उसके बाद आगे चलते हैं तो समुद्रगुप्त। चलिए इससे आगे मेरा समुद्रगुप्त। ये आ जाते हैं कब? तो 335 से 375 तक आ जाते हैं ये समुद्रगुप्त। ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए, समुद्रगुप्त, तो ऐसा माना जाता है कि इतिहासकार एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था स्मिथ। स्मिथ ने चंद्रगुप्त के बारे में ऐसा बोला था कि यह भारत का नेपोलियन था। तो भारत का नेपोलियन से संबंधित जो कहने वाले थे वह इतिहासकार स्मिथ ने कहा था कि जो समुद्रगुप्त है वह भारत का नेपोलियन है। भारत का नेपोलियन से संबोधित किया था इतिहासकार स्मिथ ने किया था।
ठीक। अब मेरा आगे है कि समुद्रगुप्त ने प्रक्रमक प्रक्रमांक का उपाधि धारण किया था, या एक एक और उनका उपाधि था। ठीक है। और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। और समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा जो किए थे वह हरिसेन ने अपनी पुस्तक था, उनका हरिसेन भी एक पुस्तक लिखा था, उनका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। उन्होंने इस पुस्तक में समुद्रगुप्त के जितना भी अभियान था उनकी चर्चा किया था, और उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था, वह सभी इसमें वर्णन किया था। उत्तरापथ में इन्होंने 9 राजाओं को और दक्षिणापथ में 12 राजाओं को हराकर इन्हें विजय प्राप्त की थी, उनके बारे में भी इस पुस्तक में जो हरिसेन द्वारा लिखा गया था उसमें उसका वर्णन मिलता है। ठीक है। और आगे चलते हैं तो समुद्रगुप्त थे उन्हें सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया था। समुद्रगुप्त को उनके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया था। और जो हरिसेन था इनके दरबारी कवि थे। और समुद्रगुप्त जो थे वह वैष्णव धर्म के मानता था, और समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने की प्रमाण भी मिला है। तो चलिए इसको हम नोट कर लेते हैं। चलिए समुद्रगुप्त में लिखिएगा पहला पॉइंट मेरा। तो इसमें लिखिए कि अश्वमेध के द्वारा इतिहास का लिखिए, इतिहास का अश्वमेध अश्वमेध के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। डायरेक्ट देखिए यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था? तो अश्वमेध के द्वारा कहा गया था। ये व्यक्ति था अश्वमेध। इन्होंने इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया था। ठीक है। अब इससे हम आगे चलते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मेरा है कि इनकी उपाधि की बात करते हैं। तो जो उपाधि प्रक्रमांक का उपाधि लिए थे, प्रक्रमांक की इन्होंने उपाधि लिए थे। ठीक है। और इससे आगे चलते हैं। मेरा अगला पॉइंट है कि समुद्रगुप्त के अभियान की चर्चा, इनकी अभियान इनके अभियान की चर्चा, इनकी जो अभियान की चर्चा है वो हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है प्रयाग प्रशस्ति। देखिए इसमें इस तरह से लिख लीजिएगा, जिसमें जिसमें उत्तरापथ जो था दक्षिणापथ। ठीक है। तो उत्तरापथ में कितना? 9 राजाओं, यहाँ पे कितना था? 9 राजा था। 9 राजाओं को विजित किया। और यहाँ पे था उत्तरापथ में, दक्षिणापथ में तो 12 राजाओं पर विजित किया। ये सब जानकारी, टोटल जानकारी जो मिलता है, ये टोटल जानकारी मिलता है उसी में मिलता है। टोटल कुछ जानकारी मिलता है हरिश्चंद्र द्वारा लिखी पुस्तक प्रयाग प्रशस्ति में। अब देखिए थोड़ा सा हम क्या किए सबसे पहले
कि इनकी जो अभियान की चर्चा है वह किसने किया था, तो हरिसेन के द्वारा लिखी एक पुस्तक था, उसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति के, देखिए बड़ा चलते हैं, जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है। देखिए प्रयाग प्रशस्ति के लेखक अगर पूछा था तो डायरेक्ट हरिसेन होगा, ठीक है। हरिसेन ने ये पुस्तक लिखा था, इसमें उत्तरापथ और दक्षिणापथ के बारे में इसमें जानकारी देता है, और उन्होंने बताया था कि उत्तरापथ था उसमें 9 राजाओं को इसने हराया था, और जबकि दक्षिणापथ की बात करते हैं तो वहाँ पे 12 राजाओं को हराया था, ठीक है। अब इससे आगे हम चलते हैं, ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखिए कि समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए तो डायरेक्ट समुद्रगुप्त को कविराज, अंडरलाइन इसको कर लीजिए, मेन मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो कविराज भी कहा जाता है, ठीक है। तो कविराज किसे कहा जाता है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, ठीक। अब इससे आगे चलते हैं, तो देखिए कि समुद्रगुप्त को उनको सिक्के पे, देखिए इनके सिक्के पे अगला पॉइंट, इनके सिक्के पे, सिक्के पर, इनके सिक्के पर बीना बजाते हुए, बीना बजाते हुए दिखाया गया है, दिखाया गया। तो कहता है इसको जो सिक्का है उन पे क्या बीना बजाते हुए इन्हों दिखाया गया है समुद्रगुप्त को, यानी ऐसा माना जाता है कि यह बीना का, यानी संगीत का बहुत प्रेमी व्यक्ति थे, इसलिए इसे बीना बजाते थे, हमेशा बीना बजाते रहते थे। इनको जो सिक्का था उसमें बीना बजाते हुए एक चित्र बनाया गया था, ठीक है। और इसके आगे चलते हैं, तो हरिसेन के बारे में हम देखेंगे कि हरिसेन इनके दरबारी कवि थे। तो अगला पॉइंट लिखिए, हरिसेन थे जो इनके दरबारी कवि थे। अगला पॉइंट हम लिखिए, हरिसेन दरबारी कवि थे। अब हम इससे आगे चलते हैं, तो देखिए इन्होंने वैष्णव धर्म को मानते थे, इस तरह को, तो वैष्णव धर्म था उनको यहाँ मानते थे। और ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसलिए मानते थे। और प्रमाण मिला है, प्रमाण मिला है कि समुद्रगुप्त अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ऐसा माना जाता है कि जो अश्वमेध यज्ञ है तो इन्होंने समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, इसका प्रमाण मिलता है। तो कहा जाता है प्रमाण मिला है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं, तो समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त हैं, जो वहाँ का शासक बनता है, कौन सा, रामगुप्त। रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन इसके, यह जो व्यक्ति था रामगुप्त था वह अयोग्य शासक होने के कारण यह ज़्यादा दिन तक नहीं चला, इसको पर क्षमता ही नहीं था रामगुप्त के पास कि वह शासन चला सके। तो क्या होता है कि जो रामगुप्त था उन्हें हटाकर चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है, और चंद्रगुप्त ने उन्हें क्या किया था, हत्या करवा दिया था, या हत्या कर दिया था उनको, हत्या कर गया और स्वयं वहाँ का शासक बन जाता है। तो
इसे आगे लिखें रामगुप्त। ठीक है, इनके बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त शासक बना, जो अयोग्य था, माने यह शासन चलाने के योग में नहीं था, अयोग्य था, जिसके कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी हत्या कर दी और स्वयं शासक बना। चलिए देखिए इसका कहानी क्या हुआ था कि आता है 375 ईस्वी में आता है। कौन सा? तो चंद्रगुप्त का वहाँ पे विद्रोह हो जाता है, उनको डेथ हो जाता है। उनके बाद जो रामगुप्त था वह क्या बनता है? शासक बनता है। ये जो रामगुप्त था, जो एक नंबर का अयोग्य शासक था, इसको शासन से कोई मतलब नहीं था, नहीं इसके पास गुण था, नहीं इसके पास कोई क्वालिटी था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे क्या करता है? हत्या कर देता है और हत्या करके स्वयं वहाँ का शासक बनता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी। चंद्रगुप्त द्वितीय ये आते 375 से 415 ईस्वी। अब चलिए हम इसको पॉइंट बना के उसको लिख लेते हैं। तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को इन्होंने पराजित किया था, और शकों को पराजित करके इन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। क्या? विक्रमादित्य का। अभी तक हम जो उपाधि देखें वह केवल देखें 3 देखें। सबसे पहले महाराजा को उपाधि, महाधिराज को उपाधि, और अब देख रहे हैं विक्रम आदित्य का उपाधि, अयोध्या देखते हैं पराक्रमांक का उपाधि। 4 उपाधि अभी तक देखें। तो सबसे पहले था महाराजा को उपाधि, वह किसने लिया था? तो घटोत्कच ने लिया था। महाधिराज का उपाधि किसने लिया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने लिया था। और जो पराक्रम का उपाधि था वह समुद्रगुप्त ने लिया था। और विक्रम आदित्य का उपाधि लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था। ठीक है, ये उपाधि था। और उसके बाद आगे चलते हैं। तो इन्होंने बड़े सारे उपाधि धारण किया था। वो देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि भी इसी विक्रम आदित्य का उपाधि धारण किया था। उसके बाद आगे चलते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी या कुबेर नाग से विवाह किया था। इसने 2 विवाह किया था, ध्रुव देवी एगो था, कुबेर नाग, इन दोनों से इन्होंने विवाह किया था। और ऐसा माना जाता है कि जो कुबेर नाग था, कुबेर नाग से ही इसकी पुत्री प्रभावती, जो प्रभावती थी वह गुप्त का, प्रभावती थी, उनकी शादी जो किया था वह बकाटक के शासक था रुद्रसेन द्वितीय के साथ उनकी बेटी का शादी हुआ था। और इससे आगे चलते हैं। तो रुद्रसेन की मृत्यु के बाद जो प्रभादेवी ने अपने अल्पवयस्क पुत्र को संरक्षण के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय के पास भेजा था। और चीनी यात्री था फाहियान, वह इसी के समय में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। और फाहियान भारत में लगभग 14 वर्षों तक यहाँ रहा था। यहाँ से क्वेश्चन बनाता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? तो फाहियान आया था। फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा था? तो 14 वर्ष तक रहा था। 399 से 1414 तक ये
रहा था भारत में। और चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से इन्हें संबोधित किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय था, इनके 9 रत्न थे, जिसमें कालिदास, धनवंतरी, अमरसिंह, ब्राह्मी, शंकु, बैताल, भट्ट और छनपक, भरूची और ये सभी थे जो 9 रत्न थे, जो कि इनके दरबार में रहते थे। तो चलिए हम लिख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट मेरा चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिखे, इन्होंने शकों को पराजित किया। शकों को पराजित किया। मेरा पहला पॉइंट ये था कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इन्होंने शकों को पराजित किया। ठीक है। और पराजित करने के फलस्वरूप इसने उपाधि एक धारण किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। देखिए विक्रमादित्य, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। एक पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और इसके आगे चलते हैं। तो देखिए इन्होंने 2 शादियां किया था। चलिए इनकी शादी की बात करते हैं। शादी, तो इसमें 2 शादी किया था। पहला था ध्रुव देवी था, दूसरा था कुबेर नाग। इनकी एक पुत्री थी। इनकी इनकी एक पुत्री थी, उनका नाम था क्या था, प्रभावती। एक जो प्रभावती था, इनको शादी हुआ था। इनको जो शादी हुआ था, वह हुआ था बकाटक के शासक था रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन रुद्रसेन द्वितीय, इनसे को शादी हुआ था। ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए तो इनकी शादी की बात करते हैं। तो शादी इनको हुआ था, शादी हुआ था ध्रुव देवी और कुबेर नाग से हुआ था। कुबेर नाग की एक पुत्री थी, उसका नाम था प्रभावती थी। और जो प्रभावती था वह रुद्रसेन द्वितीय से इनको प्रभावती देवी का शादी हुआ था। ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो चलिए मेरा अगला पॉइंट है, चलिए अगला पॉइंट लिखिए कि इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न रहते थे। इसमें से नाम लिखिए। पहला लिख लीजिएगा, सभी को नाम लिख लीजिए। कालिदास पहला था, उनका नाम था कालिदास। कालिदास हो गया। ठीक है। दूसरा में लिख लीजिएगा धनवंतरी। ठीक। तीसरा में लिखिए अमर सिंह। अच्छा चलिए बराह मिहिर। बराह मिहिर। ठीक है। और पांचवा लिखिएगा शंकु। ठीक है। इससे आगे चलिएगा। छठा नंबर, पांचवा हो गया कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह और बराह मिहिर और शंकु। छठा में लिख लीजिएगा बेताल भट्ट। बेताल भट्ट। ठीक है। और जो सातवां में लिख लीजिएगा घट घटक पर। और जो आठवां है, आठवां में लिखिएगा छनपक। छनपक।
शपनक हनुमा था जो भरूची थी लास्ट में भरूच। तो चलिए, तो इसमें हम देखें कि इनको दरबार में 9 रत्न रहते थे। पहला था कालिदास, धनवंतरि, महर्षि, ब्रह्मगिर, शंकु और भरूची और छपनक। ये 9 को टोटल था, उनको दरबार में रहते थे। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर देखिए तो देखिए अगला पॉइंट कि चीनी यात्री कौन था? चीनी यात्री था फाहियान। चीनी यात्री, ठीक है, चीनी यात्री फाहियान उनके दरबार में इनके दरबार में आए थे और इनके लगभग भारत में इन्होंने 14 वर्ष तक रहे थे। ठीक है, जो फाहियान आया था वह 14 वर्ष तक भारत में रहा था। कितना वर्ष? 14 वर्ष तक। पूछता है कि फाहियान किसके दरबार में आया था, तो फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और यहाँ पे 14 वर्ष तक उन्होंने रहा था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो एक इनको लौह स्तंभ है जो उसको बोला जाता है महरैली। महरैली का जो लौह स्तंभ है उसमें चंद्रगुप्त को चंद्र के नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से? चंद्र के नाम से संबोधित किया गया है। तो मेरा अगला पॉइंट लिखिए। देखिए इसे लिखा देते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय को, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरैली, जो मेहरैली का लौह स्तंभ है, मेहरैली का लौह स्तंभ में चंद्र के नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से? तो चंद्र के नाम से इन्हें संबोधित किया गया है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों, ओके, ऑल द बेस्ट। कल इससे आगे मेरा पढ़ना है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त के बारे में, ये सब है, उसके हम अगला वीडियो में कवर करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। आप लोग सपोर्ट बनाए रखें।